Hello students, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है। आज के सिचुएशन में या आज के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वो है NCF 2022। तो एक बार हल्का सा मैं बता दूं कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको पता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति, देश का करिकुलम बदलता रहता है समय समय पर, है ना। देश बदलता है, देश की डिमांड्स बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं और बदलती ज़रूरतों के साथ शिक्षा को बदलना पड़ता है। मुझे इतनी एक्साइटेड हूँ चीज़ को लेकर कि बहुत सारी बातें कहनी है बिल्कुल शुरू में, पर वो सारी बातें कैसे शुरू करूँ। स्टूडेंट्स, बस इतना ये समझ लो कि करिकुलम बदलता है क्योंकि ज़रूरत होती है और अब तक का ये 5वां करिकुलम आ चुका है ना। मैंने थोड़े दिन पहले NCF 2005 पढ़ाया है आप सब लोगों को। तो पहला आपको पता है जो फर्स्ट NCF आया है वो 1975 में आया है, फिर 1988 में आया है, उसके बाद सन 2000 में आया है और उसके बाद सन 2005 में आया है। अगर हमें अपने देश की शिक्षा में बदलाव करना है तो वो बदलाव करिकुलम में चेंज होकर ही होता है और शिक्षा में बदलाव करना देश की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि अगर आपको देश के 10 साल आगे भविष्य के बारे में सोचना है तो पेड़ लगाओ, लेकिन अगर आपको 100 साल बाद बदलता देश देखना है तो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो। तो शिक्षा में बदलाव एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि NEP 2020 से हमें उम्मीद बनी थी कि ये होना है, लेकिन ये इतनी जल्दी NCF 2022 की चीज़ें आ जाएंगी, NCF 2022 इतनी जल्दी आ जाएगा ये पता नहीं था। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये सन 2023 तक आएगा, फिर 2024 तक धीरे धीरे लागू हो पाएगा, ऐसा कुछ सोचने में आ रहा था। जिस हिसाब से डिले हुआ है, देखिए 75 के बाद 88 में आ गया है, 13 साल का गैप है, 88 के बाद 2000 में आ गया है, 12 साल का गैप है। उस वक्त देश इतना एडवांस नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी आया था। सन 2000 के बाद 2005 में आ गया था, 5 साल के इंटरवल पे ही आ गया, लेकिन ये जो 2000 अब तक नहीं आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सब लोग सो रहे हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी है देश की। पर अल्टीमेटली जो हुआ बढ़िया हुआ, 2022 आ चुका है और NCF 2022 के आने का मतलब है स्टूडेंट्स, आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस, आप मानो ना मानो, आप विश्वास करना चाहो नहीं करना चाहो, पर ये कंफर्म है कि सभी टीचिंग एग्जाम का सिलेबस एंटायरली काफ़ी हद तक उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। कितने बदलाव होते हैं इनिशियल स्टेजेस पर, ये डिपेंड करता है कि वो जो पेपर सेटर्स हैं वो कितने काबिल लोग हैं। अगर वो बहुत ही बढ़िया लोग पेपर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, पेपर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बदलनी अवश्यम भावी हैं, मतलब बदलनी, ये ज़रूर बदलेंगी ही। जब से ये आया है तब से लग रहा था कि इसको एक बार रीड करके देखा जाए कि सच में कुछ बदला भी है कि नहीं बदला है। तो आज मैं आपके सामने हूँ, बहुत दिनों बाद एक नया टॉपिक, साइकोलॉजी बहुत पुरानी चल रही है, बहुत दिनों बाद एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए है। तो देखते हैं इसके जो कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं NCF 2022 में क्या कुछ अलग है, क्या ये किसी तरह से 2005 से कुछ अलग दे पा रहा है, किस तरह से हमारे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में इसमें जो बदली हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किस तरह से आने की संभावना है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। और CTET जो है स्टूडेंट्स, वो तो पूरा का पूरा NCF 2005 पे बेस्ड हुआ करता था और अब उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं ये देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल होगी, टीचर्स को भी शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि सब चीज़ें लेक्चर्स टीचर्स के तैयार होते हैं बहुत पुराने। कितना उन्हें बदलाव अपने लेक्चर्स में करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। पर ठीक है, जो भी देश की बेहतरी के लिए होता है वो अच्छा ही होता है, चीज़ें बदलनी चाहिए, है ना। अभी 31 अक्टूबर आने वाला है तो CTT जो सिलेबस वगैरह है वो आएगा। कितना चेंज होता है मैं वेट कर रही हूँ। प्याजे वाइगॉस्की बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे, उम्मीद कर रही हूँ अभी भी होंगे, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो मुझे NCF 2022 में मुझे पढ़ने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, जो भी
पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था हमारी सारी शिक्षा पद्धति पर, वो कहीं ना कहीं दूर करने की कसम सी खा रखी है हमारे जो भी निर्माता हैं इनके। वो ये सोच रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास विवेकानंद जी जैसे, अरबिंदो जैसे और महात्मा गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हमारे पास अपने हैं और इनकी फिलॉसफीज और इनकी साइकोलॉजी जब हमारे पास है, तो हमें प्याजे, वाइगॉस्की और डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स यूएस के या डिफरेंट जगह के हुआ करते हैं, उनकी फिर हमें क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ मुझे पढ़ने को मिल रहा है। हालांकि सीटेट का एग्ज़ाम, सीटेट का जब चीज़ें आएंगी 31 अक्टूबर में, तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से हटा देंगे, नया ले आएंगे। इसके लिए उन्हें भी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत होगी और इतनी तैयारी वो कर रहे हैं ऐसा भी सुनने में तो नहीं आया है, लेकिन आजकल पता कुछ नहीं चलता है, कुछ भी दे देते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद the few very important things of NCF 2022। हम इसे पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर बाकी बातें आपके बीच बीच में होती रहेंगी। देखिए मैंने लिखा है, ये मैंडेट पे लिखा हुआ है। देखिए 3 चीजें आई हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको पता है कि NEP 2020 तो आई ही है, मैंने वीडियो में पहले डिस्कस की हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसका एक पार्ट आपके पास गया है, बहुत बड़ी है तो एक और पार्ट जाया जा सकता है, पर इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक आया है मैंडेट, जो आया है अप्रैल 2022 में। मैंडेट का मतलब होता है NEP 2020 जो है, ये गवर्नमेंट द्वारा ये चाहत है कि हमें आगे अपने जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य जो बच्चे हैं, जो स्कूल पास आउट बच्चे होंगे, वो हमें ऐसे चाहिए। ये NEP 2020 हमेशा गवर्नमेंट के नाम से आती है, सरकार इसे लेकर आती है कि हमें भी ये चाहिए। अब इसे लाने के लिए, ये चीज़ जो गवर्नमेंट ने कही है, इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक मैंडेट पास करती है, मतलब अधिकार देती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संस्था को, जिससे चाहती है कि वो ये चीज़ें अचीव करने के लिए, ये चीज़ें अचीव करने के लिए काम करे। और जो काम करता है वो है, मतलब जिस तरह से काम होना होता है, वो है NCF, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और अभी जो आया है उसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो 180 पेजेस का मैंडेट आया है, इसके अलावा 360 पेजेस हैं जो NCF 2022 में लिखे हुए हैं, और इन सब का जो जिस्ट है, क्रस्ट है, मतलब ये सब एक ही चीजें हैं। इसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि NEP मार्गदर्शक सिद्धांत है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, इफ NEP इज द गाइडिंग फिलॉसफी, तो NCF वो मार्ग है जिस पर चलकर हम उन सिद्धांतों को अचीव करेंगे। इफ NEP इज द गाइडिंग फिलॉसफी, द NCF इज द पाथवे एंड दिस मैंडेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर NEP मार्गदर्शक सिद्धांत है तो NCF वो मार्ग है जिस पे चलकर हमें ये मार्गदर्शक, ये जो सिद्धांत हैं ये अचीव करने हैं, और ये जो मैंडेट है, ये जो कार्यादेश है, ये ही विधान है, ये इन चीज़ों को अचीव करने में हमारी सहायता करेगा। सो कुल मिला के जो NEP 2020 है, या जो NCF 2022 है, ये जो मैंडेट आया है, इसका जिक्र बस आपको बीच में किया क्योंकि ये बीच की कड़ी होती है। बाकी इसमें से क्वेश्चन सीधे मैंडेट में से नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, ये इन दोनों को जोड़ती है केवल, है ना। तो फिलहाल जो बताने की कोशिश है वो ये है कि जो NEP 2020 की जो चीज़ें थी उनको ही लागू करने के लिए लाया गया है, लेकिन ये थोड़ा और डिटेल में होता है। तो चलिए अब हमें जो हमारा आज का काम है वो है NCF 2022 के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज, आपको पता है कि NEP 2020 की जो चेयरपर्सन थे वो मिस्टर K कस्तूरीरंगन जी थे, और बिल्कुल इसी तरह से पहले तो आप ये देखिए, वो चेयरपर्सन बताने से पहले भी मैं एक बात बताऊंगी कि NCF 2022 जो है, इसके ये 4 पार्ट्स में आना है। एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये चीज़ आपने NEP 2020 में भी की थी कि एक तो आएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एक आएगा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ECCE फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं,
जो आजकल जो नया एजुकेशन पैटर्न आया है NEP 2020 में, आपको पता है 5+3+C+4 पैटर्न जो है, इसमें ये जो 5 साल वाले बच्चे हैं, जो नर्सरी से सेकेंड क्लास तक के बच्चे हैं, या जिनकी उम्र 3 से 8 साल के बीच में है, उसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस बच्चों के लिए ये आया है। फिर है NCF फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए अलग से NCF आना है, और एक आना है NCF फॉर अडल्ट एजुकेशन। तो NCF 2022 के 4 पार्ट्स होने वाले हैं। हमसे रिलेटेड, हम मतलब कौन? हम मतलब टीचर्स। तो हमसे रिलेटेड सभी कुछ ही है। अडल्ट एजुकेशन को थोड़ा सा आप इनफॉर्मल एजुकेशन है, या इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ले सकते हैं। तो इसको आप छोड़ें तो ये 3 तो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये तो हमारे ऊपर ही होना है ना। टीचर एजुकेशन का आगे जो BEd वगैरह प्रोग्राम्स हैं वो कैसे होने हैं, वो भी आना है। टीचर की रिक्रूटमेंट्स कैसे होनी है, टीचर के लिए क्या रूल्स वगैरह सब सेटअप किए जाएंगे। टीचर एजुकेशन में बहुत सारा चेंजेस आने वाले हैं, वो सब इसमें आएगा। फिलहाल जो आया है स्टूडेंट इन 4 में से, जिसका इतना शोर मच रहा है, वो केवल ये है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन। ये जो फाउंडेशन कोर्स है, उन 3 से 8 साल वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये पूरा डॉक्यूमेंट आया हुआ है। NCF SC अभी नहीं आया है, ठीक है। और ये जो ECC आया है, इसके भी फर्दर जो इससे रिलेटेड बुक्स वगैरह है, ये भी उन्होंने एक चीज़ दे दी है। अगले सेशन में जो बुक्स वगैरह बच्चों के लिए इशू की जाएंगी, बुक्स वगैरह छापी जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी, वो इनके अकॉर्डिंग, जिसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग की जाएंगी। तो अगले साल से जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें ये लागू हो जाएगा। तो अभी हमें जो डिस्कस करना है वो कौन सा है? हमें केवल ये वाला डिस्कस करना है, दैट इज वन थिंग। अच्छा, ये बता दूं कि जो NCF 2022 है, इसका जो कार्यभार देखेंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो समिति जो इसको सबको मैनेज करेगी, उसका नाम है स्टूडेंट्स, दिस इज नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, NSC। तो ये सब कुछ जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय NSC, दैट इज नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। ये कमेटी नहीं है, समिति है, NSS है स्टूडेंट्स। इसको मैं फिर भी चेक करूंगी, है ना। अभी ये फर्स्ट टाइम ही चीजें पढ़ी जा रही हैं। समिति, इंग्लिश हिंदी को मिक्स किया हुआ इन्होंने। नेशनल स्टीयरिंग समिति और राष्ट्रीय संचालन समिति, इसके द्वारा इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड एक और चीज है, हाँ, इट इज हेडेड बाय, ये आपको पता है कि जो चेयरपर्सन है इसके, ये कौन है? ये है मिस्टर K कस्तूरी रंगन। ये 2 चीजें तो पहले आप देख लीजिए, है ना। 4 पार्ट्स में है, और अभी हमें ये डिस्कस करना है, राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किया जाएगा। और जो चेयरपर्सन है वो K कस्तूरी रंगन जी हैं। ये NEP के भी चेयरपर्सन यही थे, तो ये आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा अब हम शुरू कर सकते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ, आप कैसे हेडिंग लिखेंगे इसके, हमें खूब सारी बातें समझनी है, तो हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ NCF ECCE, मुख्य बिंदु। मेन पॉइंट्स ऑफ NCF ECCE। हम ना इसे पुराना वाला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 वाला, उससे डिफ्रेंशिएट करते हुए करेंगे। तो पहली बात अलग है स्टूडेंट्स, दिस इज पहली बार ऐसा हुआ है कि ECC बच्चों के लिए जो करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, वो पूरे जब सबका आने वाला है तो उसके साथ आया है। पॉइंट ये है कि इससे पहले हमेशा ECC वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, इनको बिल्कुल अलग तरह से डील किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अडल्ट एजुकेशन वालों को डील किया जाता है, या टीचर एजुकेशन बिल्कुल अलग आता था।
तो इस बार क्योंकि हमारा स्कूल स्ट्रक्चर जो है वो बदल चुका है, 5+3+4 पैटर्न है और 5 3 8 3 11 4 15 साल का जो स्कूल एजुकेशन है, इसमें ये वाले जो साल हैं, पहले 5 साल वो स्कूल सिस्टम में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए वो स्कूल एजुकेशन वाला आने से पहले ईसीसी वाला आया है। तो दिस इज फर्स्ट एवर, इसको कैसे लिखेंगे आप, दिस इज फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क, फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी बता देती हूं मैं इसके, करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब पहली बार एकीकृत पाठ्यक्रम आया है। और वो इस वजह से क्योंकि जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है वो भी बदल चुका है। अर्लियर जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन था वो आपको पता है 10+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन हुआ करता था हमेशा से ही, है ना। 1986 से ये चीजें लागू हो चुकी थी, अब ये बदल गया है, 5+3+3+4 हो गया है और अब ये पहली बार आया है। दिस इज वन थिंग। नंबर 2 इज, हाँ अगर मैं कहूँ किस एम को लेकर आया है, लक्ष्य ही बोलती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। एम है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं पहले वो लिखना चाहती हूँ। एम है हाई क्वालिटी एजुकेशन, अब इसमें कोई नई बात है क्या, ये तो वही है, पहले भी हम हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे। उच्च क्वालिटी की शिक्षा जो कि इक्विटी, इसको इक्विटेबल लिख रही हूं, इक्विटेबल इंक्लूसिव हो, इक्विटी से बनता है इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक अप्रोचेस को लेकर आए। बहुत हाई फाई से वर्ड्स हैं, समझना पड़ेगा। कुल मिला के शॉर्ट में समझाती हूँ। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मीनिंग तो आप समझते हैं। इक्विटेबल का मतलब होता है समता, इक्विटी मतलब होता है समता, समता मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन हैं, गर्ल्स हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, SC ST चिल्ड्रन हैं और अच्छे कॉमन वाले जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी हैं। समता का मतलब होता है हर बच्चे को वो चीज़ें अवेल कराते हुए शिक्षा देना। अगर किसी बच्चे अगर कोई बच्चा स्पेशल बच्चा है, उसके पास हियरिंग एड नहीं है और उसके पास हियरिंग एड नहीं है, वो हमारी क्लास में बैठा होगा तो उसे समझ में कैसे आएगा, उसे हमारी बातें कम ही समझ में आएंगी, नहीं समझ में आएंगी, तो उसको पहले वो चीज़ दे दें जो उसके पास नहीं है। और जब हम सबके साथ उसे शिक्षा दे रहे हैं तो उसे भी हमारी दी हुई शिक्षा का उतना ही फायदा हो जितना बाकी बच्चों को हो रहा है। इसे बोलते हैं समता। समता और समानता में फर्क होता है, डिटेल में नहीं जा सकती हूँ। मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन जो कि इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव हो और प्लूरिस्टिक अप्रोच हो। इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा, आपको पता है, सबको शामिल करते हुए, और सबको शामिल करने में वो बच्चा जो थोड़ा सा हटा नीचे को है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो पहले उसको ऊपर तक लाना पड़ेगा, फिर उसको शिक्षा देनी है। इसे कहते हैं इक्विटेबल एजुकेशन। एंड प्लूरिस्टिक अप्रोच मतलब होता है अब हमारा देश विविधता वाला देश है, तो सभी लोगों को शामिल करते हुए उस तरह की एजुकेशन देना जिसमें हम सब कुछ दें। दिस इज सेकंड पॉइंट, इसको भी हम और डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें यही एम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अलग तरह से भी आएगा। थर्ड पॉइंट मैं ले रही हूं, थर्ड इज यूजिंग प्ले एंड टॉय बेस्ड एजुकेशन। यूजिंग प्ले एंड टॉय बेस्ड एजुकेशन, ये आपने सुना होगा। जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, ये 5 ईयर्स, हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं वो 5 ईयर्स वाले बच्चों का कर रहे हैं। इनकी जो शिक्षा है वो खिलौनों और खेल के जरिए हो। दिस इज वन थिंग, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, हमेशा से ये सभी साइकोलॉजिस्ट द्वारा माना गया है कि 5 साल के बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा था। आपके जो NCF 2022 है उसमें ये लिखा हुआ है, मैं इसमें से कुछ चीज़ों को रब करूंगी, उसमें लिखा हुआ है कि 6 साल के बच्चे का, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उसमें ये मेंशन है कि जो 6 साल का बच्चा होता है उसका 85% तक ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो हमें 3 से 6 साल, ये जो 5 ईयर्स का बच्चा है इसमें 3 से 8 साल है, इसमें से जो 3 से 6 साल का जो बच्चा है इसका 85% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो हमें इस एज पे बच्चों के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन और कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए बहुत ही बेहतरीन शिक्षा इन बच्चों को उपलब्ध करानी है ना। और उसके बाद जो 6 से 8 है,
मतलब ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 3 से 6। ये जो है ये अलग जगह पे कराई जाएगी और 6 से 8 जो है वो अलग जगह पे कराई जाएगी। इसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। स्टूडेंट, जो 3 से 6 साल वाली शिक्षा है, मैं पॉइंट नंबर 3 को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा ट्राई एंड प्ले बेस वाली एजुकेशन को। 3 से 6 वाली जो शिक्षा है इसको आंगनवाड़ी, या एक नया टर्म इन्होंने दिया है बाल वाटिका। पुराने समय में भी बालवाड़ी हुआ करती थी, बाल वाटिका या प्री स्कूल्स, जो प्ले स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं या जो प्री स्कूल्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें। अगर मैं ये देखूं कि अभी बच्चे कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, अभी भी वो गवर्नमेंट वाले जो बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, ये बच्चे किसी ना किसी प्ले स्कूल में जाते हैं। तो इन्होंने एक जो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है वो बाल वाटिका इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है ना वो बिल्कुल इन्होंने बदल दिया है। 3 से 6 साल का जो बच्चा है इसके लिए कोई बुक्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सर पे कोई बोझ नहीं है, कोई होमवर्क नहीं देना है। और 3 से 6 साल बच्चे जो ये वाले बच्चे हैं ये केवल खिलौनों के जरिए और खेल के ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्लस कुछ डिफरेंट तरह की चीज उन्होंने लिखी हुई हैं। अब हो कितनी पाती है इसके बारे में बात करेंगे। 3 से 6 साल के बच्चों में उन्होंने बात की है सेवा भाव की। थोड़ी अजीब अजीब सी चीजें भी हैं। सेवा भाव, वो ये कह रहे हैं हम बच्चे को पैम्पर ही करते रहे नहीं, वो जो पुरानी इंडियन फिलॉसफी हुआ करती थी, जब बच्चों को वो चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे वो दूसरे की मदद करके, दूसरों को हेल्प करके वो खुशी महसूस हो उन्हें, और वो लोगों के प्रति अपनी वो देना सीखे। देने में जो खुशी होती है, सेवा में जो खुशी होती है, त्याग में जो खुशी होती है, वो चीज़ें सीखें, ऐसा कुछ कहने की इन्होंने कोशिश की है। ये अभी थोड़ा और डिटेल में चलेगा जब मैं आपको ये बताऊंगी कि उन्होंने बच्चों के विकास की बात किस तरह से की है, तो आपको ये जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा 3 से 6 साल की बच्चों की नो बुक्स, नो एग्जाम, नो होमवर्क, ये आपको पहले ही पता है, NEP 2020 में भी यही था। और जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं वो वैसे ही जैसे 1st to 2nd जो स्कूल नॉर्मल स्कूल होता था उसमें 1st to 2nd के बच्चे रहेंगे। अच्छा, 1st to 2nd वाले बच्चों को वही जो पुरानी चीज़ें कराई जाती थी कराई तो वही जाएंगी, वही काउंटिंग है, वही डिफरेंट चीज़ें हैं, नॉलेज है अल्फ़ाबेट्स वगैरह की। लेकिन ये सब कराने का जो तरीका है वो प्ले वे होगा, बच्चों पे बोझ नहीं रखा जाएगा। ये कुछ चीज़ों की करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा जब मैं एम की बात कर रही हूँ, मैंने पहले कहा कि ये मानते हैं, ये भी मानते हैं कि 6 साल के बच्चों का 85% ब्रेन डेवलप हो जाता है। और इस तरह के बच्चों को, ध्यान से सुना इस पॉइंट को, वो ये कह रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं कि 6 से 8 साल के बच्चों, 3 से 6 साल के बच्चों को, या रादर 8 साल तक के बच्चों को लीनियर एजुकेशन की जरूरत नहीं है, रेखीय अधिगम की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? ये बात कर रहे हैं होलिस्टिक लर्निंग की। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये NCF 2005 में भी था। NCF 2005 में भी हम लोग बच्चों को थीम एजुकेशन देते थे, मतलब टॉपिक्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करे बगैर टॉपिक्स को टोटलिटी में समझाया जाता था। ये भी ये मानते हैं कि 6 साल के बच्चे को लीनियर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अपने आसपास माहौल से वो जो सीख रहा है, ओवरऑल जो सीख रहा है, उससे उसका समग्र विकास होता है। होलिस्टिक लर्निंग मतलब समग्र अधिगम, या समग्र अधिगम हुआ इसका मतलब तो, और समग्र अधिगम कहीं ना कहीं समग्र विकास की बात करता है। मुझे थोड़ा सा अपने आप को कट शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पूरे पॉइंट्स ले सकूं। वो बात ये कर रहे हैं कि 8 साल के बाद बच्चे को आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में डालो। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब एक प्रॉपर तरीके का कोर्स, करिकुलम, ये वो, फिर उसे धीरे धीरे सिखाओ। 3 से 8 साल के बच्चे को ऐसे ही एनवायरनमेंट से, नेचर से सीखने दो। उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसका जो सीखना होगा, वो इन टोटलिटी होगा। और ये बात NCF 2005 ने भी कही थी, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि NCF 2005 भी इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करता था, एकीकृत अधिगम की बात करता था, विषयों को एक दूसरे से जोड़ने की बात करता था, और ये भी यही बात कर रहे हैं, है ना। तो कहा इन्होंने एक वर्ड अलग दे दिया है, इन्होंने कहा लीनियर लर्निंग की जरूरत नहीं है,
होलिस्टिक लर्निंग करने दो, और 8 साल के बाद बच्चों को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे। ये तो कुछ ये चीज़ है। प्लस एक और चीज जो उन्होंने, मैं एम्स डिस्कस कर रही हूँ, प्लस मैं प्ले वे एंड टॉय वे एजुकेशन, टॉय के जरिए एजुकेशन डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली हमारा जो पॉइंट है वो है ही एनसीएफ ईसीसी, तो मुझे इस पॉइंट को समझाने में समय लगेगा। ये कुछ अलग अलग बातें हैं जो उन्होंने खूब सारे पेजेस इसके भरे हुए हैं। स्टूडेंट्स, एक और जो एम है वो इस लेवल पे, किस लेवल पे, ये जो 5 years वाली जो एजुकेशन है, ये वाली जो एजुकेशन है ना, एक और जो एम है वो है दैट इज FLN। ये वर्ड आपको पहले भी NEP 2020 में बताया है। दिस इज फंडामेंटल लिटरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन, आपको पता है कि पहले जो 5 साल है उनको फाउंडेशन कोर्स बोला गया है। फाउंडेशन लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, एंड न्यूमरेसी मतलब होता है अंकों को सीखना या आंकिक कौशल। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करना, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पहले 5 साल हैं इसमें हम बच्चे से ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, ये तो उम्मीद कर ही रहे हैं कि उन्हें जो बेसिक साक्षरता है, बेसिक अक्षर ज्ञान है, और बेसिक जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं, बेसिक जो मैथ्स है या जो नंबर्स का ज्ञान है, अंकों का ज्ञान है, वो उन्हें हो जाए। तो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जरूरी है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड। लेकिन वो कराने का जो तरीका है वो अलग नहीं है, वो वही टॉय मेथड है, प्ले मेथड है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके उन्होंने बताए गए हैं। वो वाले गेम्स बताए गए हैं वो जो बचपन में खेला करते थे, जो वो लट्टू घुमाने वाला गेम हुआ करता था, है ना, या डिफरेंट तरह के जो इंडियन गेम्स हुआ करते थे, है ना, पहिया घुमाना, पहिए को चलाते रहना, है ना, एक टायर ले लिया उसको ऐसे करते रहना, डिफरेंट तरह के जो गेम्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही किए गए हैं जैसे कि बच्चों को इसमें मजा आता था, वो वाले। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट इज टू बी टोल्ड टू यू। हाँ जी, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन इन एन ऑर्गेनाइज सेटिंग फॉर चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज, कि 3 साल से ऊपर वाले बच्चों को बेसिकली जो एम है उनका वो ये है कि हम जो बेस्ट एजुकेशन इन बच्चों को दे दें। किन बच्चों को? ये 3 से जो 8 वाले बच्चे हैं, 3 से 8 वाले जो बच्चे हैं, इनको दुनिया की जो बेस्ट एजुकेशन है वो हम इनको दें, इस तरह का स्कूल्स प्रिपेयर कर दें। और स्टूडेंट्स, ये बात मैं पता नहीं आपको लिखवा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सारा जो दारोमदार है वो कहीं ना कहीं बढ़िया टीचर्स पे आएगा। इस सबको अचीव करने के लिए टीचर्स तो बढ़िया होने ही चाहिए। आपने कैसी बुक्स बनाई हैं या कैसा करिकुलम डिजाइन करके दिया है, क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की आप हमें अवसर दे रहे हैं, किस तरह का आप स्कूल का एनवायरनमेंट रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब टीचर्स बढ़िया हों। और बस NCF 20 इसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारा जो अगले जनरेशन के बच्चे हैं वो क्या ही बन जाएंगे, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी मैंने जो पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ बता रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा सा कम है। तो लेकिन ये सब अचीव करने के लिए अभी जब टीचर एजुकेशन का आएगा नेक्स्ट कभी, तो पता चलेगा कि इतनी बढ़िया एजुकेशन जितनी ये बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इतनी बढ़िया क्यों कह रही हूँ, अभी आपको अगला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना उसमें आपको जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो पता चल जाएगा। इस तरह की एजुकेशन देने के लिए जो टीचर्स चाहिए, दे शुड बी द बेस्ट टीचर्स इन वर्ल्ड। और प्राइमरी लेवल पे आंगनवाड़ी केंद्रों में इतने बढ़िया टीचर्स आप अगर रखते हैं तो आपको बहुत और चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। सो लेट अस सी कि क्या होने वाला है, पर ये जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं शुरू में एक्साइटेड क्यों थी। हाँ, ये यहाँ एक पॉइंट और लिख नोट कीजिएगा। ये जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य, कि हम इन बच्चों को होलिस्टिक लर्निंग दें, बहुत ही बढ़िया किस्म की एजुकेशन दें, फाउंड FLN ये जो है ये अचीव कर लें। ये सब लक्ष्य जो प्राप्त करने का समय है वो 2025 तक हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। बाकी जब होगा तो हम वही होंगे, हमें पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस की हैं ये बिल्कुल पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस की है। पॉइंट नंबर 3 क्या था, मैंने आपको बताया कि जो इन बच्चों की एजुकेशन है वो होनी कैसे है, खिलौनों के माध्यम से होनी है, खेल की हेल्प से होनी है, बुक्स नहीं होंगी, एग्जाम्स नहीं होंगे, होमवर्क नहीं होंगे। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्ले स्कूल में होंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो नॉर्मल स्कूल्स में होंगे। देन वो समग्र विकास की बात करते हैं, समग्र अधिगम की बात करते हैं, एंड FLN की भी बात की है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो अलग हैं।
ये सब कहने के लिए उन्होंने खूब सारे, ये 7-8-10 पेजेस हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ जो मुझे उसमें बहुत खास लगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी लगी है, बड़ी बढ़िया सी लगी है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पॉइंट नंबर 4 में ही मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, मैंने 3 पॉइंट्स अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको याद होगा अभी तक हम लोग जो विकास की बात करते हैं, हमें पता है कि टीचर होने के नाते हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो है बच्चों को शिक्षा देना, और शिक्षा का मतलब होता है बच्चों में निहित क्षमताओं का संपूर्णता में विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्णता में विकास। और जब हमसे पूछा जाता था कि विकास कितनी तरह का होता है, तो हम 3 तरह का विकास की बात करते थे: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संवेगात्मक विकास। और यही बातें एनसीएफ 2005 में भी कही गई थी। अब सुनिएगा, एनसीएफ 2005 से एनसीएफ 2022 कहाँ अलग है, और अब मैं इसके साथ वो सारे जो अलग बिंदु हैं वो डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। स्टूडेंट्स, एनसीएफ 2022 पंचकोशीय विकास की बात करता है। पंचकोशीय विकास, दिस इज फाइव-फोल्ड डेवलपमेंट। पंचकोशीय या पंचकोश विकास वहां लिखा हुआ है, तो मैं इसे पंचकोशी कर रही हूं, कोशीय भी हो सकता था, बट 5-fold डेवलपमेंट। अब ये 5-fold डेवलपमेंट क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक संस्कृत की लाइन लिखी हुई है, अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो प्लीज इसे देखिएगा। अन्न प्राणो मनो बुद्धिर आनंद चेती पंचते। ये 5 कोश होते हैं। एक सिस्टम था, एक हमारा उपनिषद था, तैत्तिरीय उपनिषद जिसे कहा जाता था। ये जो चीजें हैं ये एक उपनिषद में से ली गई हैं। ये उपनिषद का नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो मेरा इंटरेस्ट बना तो मैंने इसे सर्च किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्टूडेंट्स एक कहानी है पिता पुत्र की, और ये जो पिता पुत्र हैं, इसमें जो पिता हैं वो हमारे वरुण देव जी हैं, और जो पुत्र हैं वो, अगर आप इन्हें जानते हैं, भृगु ऋषि हुआ करते थे। आप में से अगर वो लोग जो परशुराम जी को जानते हैं, हम पुराने मैथोलॉजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, रामायण में परशुराम जी जो हुआ करते थे, उनके पिता का नाम भृगु था, भृगु ऋषि थे वो, और वरुण देव जी पिता हैं भृगु ऋषि के। तो ये एक पिता पुत्र की कहानी से रिलेटेड एक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें ये इसके जरिए एक बच्चे में विकास की बात की गई है, और ये कहते हैं, मतलब ये जो उपनिषद कहता है, या जो हमारा इंडियन मैथोलॉजिकल सिस्टम, वो जो लोग अध्यात्म की बात करते हैं, वो जो शून्य में जाने की बात करते हैं, वो जो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो जो व्यक्ति को ऐसे बिठाया हुआ दिखाया होता है और उसमें अपने सभी चीज़ों पे नियंत्रण करने की बात की जाती है, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है उसमें 5 लेयर्स होती हैं, और ये जो 5 पंचपदीय विकास है, ये उन 5 लेयर्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमने वो जो वेस्टर्न, मैंने क्यों कहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो सिस्टम है उसको छोड़कर हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमने बहुत हद तक अपनाया है, और ये थोड़ा बहुत नहीं है, इसमें बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है। अब 5-fold डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? नंबर 1 इज शरीर, ऊपर जैसे लिखा हुआ है। अब शरीर वाला जो कोश होता है उसे कहते हैं स्टूडेंट्स अन्नमय कोश। वहां अन्नमय कोश वहां लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ANNANMAYA, अन्नमय कोश, KOSHA। अन्नमय कोश का मतलब होता है दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी। शारीरिक विकास जिसे आप कहते हैं, तो अन्नमय कोश से रिलेटेड जो है वो कौन सा है? दैट इज अन्नमय कोश से रिलेटेड जो है दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास जो है वो इससे संबंधित है। और इसे अन्नमय कोश क्यों कहते हैं? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा ऊपर का जो शरीर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसकी जो वजह है ये अन्न से बनती है। जो हम खाना खाते हैं
जो हम खाना खाते हैं उससे ये लेयर डेवलप होती है। और खाना, हेल्दी खाना है ना, डाइट को बैलेंस रखना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, योगा करना, वो हमारे शारीरिक विकास में सहायता करती है। तो ये भी बात तो यही कर रही है कि बच्चों का जो विकास है वो 5 फोल्ड डेवलपमेंट हो, वो पंचकोशीय विकास हो, जैसा कि हमारे पुराने शास्त्रों में या उपनिषदों में कहा गया था। सबसे पहले हमें ऊपर वाली लेयर की बात करनी है, अन्नमय कोश, जो कि रिलेटेड है शारीरिक विकास से। नंबर 2 पे अगर हम लेंगे सो दैट इज प्राणमय कोश। अब इसकी बात हम पहले कभी नहीं करते थे, दैट इज प्राणमय कोश। व्हाट इज दैट? PRARNA, प्राणमय कोश। यस, ये रिलेटेड है प्राण से। व्हाट इज प्राण? इंडियंस हैं हम सब लोग, हिंदुस्तानी हैं, हमें पता है प्राण क्या होते हैं। प्राण वो होते हैं जो जब तक शरीर में हैं तब तक हम जीवंत हैं, है ना। प्राण नहीं तो वो एनर्जी, प्राण इज बेसिकली समझी जाती है लाइफ एनर्जी, है ना। दिस इज ये अनसाइड वाली लेयर है, ये हमारे अंदर की लेयर है, जो कि जिसका रिलेशन है कहीं ना कहीं, जो हम पानी पीते हैं वो प्राणमय कोश जो है वो वाटर से, जैसे पहले वाला फूड से बनता था, तो ये वाटर से डेवलप होता है। एंड दिस इज रिलेटेड टू लाइफ एनर्जी। और इसको अगर आप बस वो जो विकास की बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे प्राणिक विकास, है ना। ये जैसे शारीरिक विकास था तो नाउ इज प्राणिक विकास। तो अगली जनरेशन के जो बच्चे हैं उनका हमें कौन से वाला विकास करना है? शारीरिक विकास तो करना ही है स्टूडेंट्स, हमें दूसरा विकास कौन सा करना है? प्राणिक विकास। और ये प्राणिक विकास कैसे होगा स्टूडेंट्स? वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, यानी जो प्राणिक विकास होगा दैट इज बैलेंस एंड रिटेंशन ऑफ एनर्जी। हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है उसको, उसका संतुलन, उसको प्रॉपर्ली रिटेन करना, जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करना, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मैनेज कर पाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइफ एनर्जी से रिलेटेड हैं। अच्छा, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम सब लोग जो होते हैं वो इस चीज़ में अलग अलग तो होते ही हैं। आपको कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े हंसमुख होते हैं, जो हमेशा उछलते रहते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं। आपको अगर याद हो तो सिगमंड फ्राइड ने भी 2 तरह की इंस्टिंक्ट्स की बात की है। अगर आपने वो वाली साइकोलॉजी पढ़ी है तो सिगमंड फ्राइड ने भी लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की बात की है। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब के लिए एक नाम था, अभी दिमाग से निकल रहा है, इरोस। लाइफ इंस्टिंक्ट को सिगमंड फ्राइड ने इरोस कहा है, और जो डेथ इंस्टिंक्ट्स है उसका नाम थैनेटस कहा है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स मतलब वो चीज़ें जो व्यक्ति को जिंदा रखने की ओर, जिंदा रखने के लिए मजबूर करती हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट होती हैं जब व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की बात करता है। तो एक व्यक्ति के अंदर मौजूद जीवंतता, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये बात ना तो किसी ये बात हमने पहले कभी नहीं की, और अभी भी मैंने जब सोचा तो मुझे याद आ रहा है कि सिगमंड फ्राइड ने ये बात की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो उपनिषद है ये तो बहुत पुराना है, तो सिगमंड फ्राइड ने जो चीज़ें ली हैं वो क्या हमारे उपनिषदों में से ही ली हैं? अगर उन्होंने यहाँ से ली हैं और हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ रहे हैं तो हम सीधे इन्हीं को क्यों नहीं पढ़ रहे थे? सो दिस इज समथिंग अमेजिंग, है ना। हम बच्चों का प्राणिक विकास कैसे करेंगे कि हम उसकी पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको बैलेंस कैसे करना है। हम कहते हैं कि बच्चे को कंसंट्रेट करना सिखाएं, बच्चे को फोकस करना सिखाएं, उसके अंदर जो एनर्जी है उसको एक चैनलाइज करना सिखाएं। तो यही प्राणिक विकास है ना। इसको आगे डिफरेंट जगह पे और बहुत डिटेल में फिर आएगा। फिलहाल ये 2 तरह के विकास, 2 तरह के कोश हो गए, 2 तरह के विकास हो गए। तीसरा है स्टूडेंट्स, यहां से देखो, मनो। दिस इज मनोमय कोश। मनोमय कोश इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हुआ है, मनोमय, MANOMAYA, मनोमय कोश, ऐसे लिखते हैं इसे। एंड दिस इज रिलेटेड टू मानसिक विकास। ये है स्टूडेंट्स मानसिक विकास से संबंधित। और मानसिक विकास को वहां मेंशन क्या हुआ है? इमोशनल। आप, मुझे पता है कि इमोशनल को संवेगात्मक विकास कहते थे, लेकिन अब ये जो मन है, मानसिक विकास का संबंध यहाँ केवल अब संज्ञानात्मक विकास से नहीं है, मानसिक विकास का संबंध मन के विकास से है। और मन
चेतन मस्तिष्क को मन नहीं कहते हैं, है ना। मन से संबंधित वो अचेतन भी साथ में शामिल हो जाता है। मन शरीर का वो हिस्सा है जो जिसके पंख होते हैं, जो हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहता। तो ये मानसिक विकास चल रहा है और यहाँ पे है इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज समझिएगा कि जो आगे बच्चों के विकास की हम बात करेंगे वो करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, नंबर 2 प्राणिक विकास, नंबर 3 मानसिक विकास जिसमें इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने लिखवाया है, नंबर 4 इज विज्ञानमय कोश। देखो कोश का नाम जो उन्होंने लिखा हुआ है या जो है बेसिकली मैंने चेक कर लिया है, दैट इज विज्ञानमय कोश एंड इट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास। एक मिनट से मैं हाँ इसको मैं लिख रही हूँ इमोशनल एंड, यहाँ कॉग्निटिव हटा रही हूँ स्टूडेंट्स, कॉग्निटिव कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट लिख रही हूँ, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और जो विज्ञानमय कोश है दिस इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास। ये 4 हो गए हैं। 5वां तो बहुत ही डिफरेंट है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिफ्थ वन इज आनंदमय कोश। आनंदमय कोश और इसको लिखा हुआ है चैतसिक विकास। अगर आप ऊपर देखें वो संस्कृत वाली लाइन में अन्न प्राणो मनो बुद्धिर आनंद चेती पंचते। अभी जो आनंदमय कोश है ना ये थोड़ा सा अजीब है, डिफरेंट है। इसको समझाने के लिए मुझे फिलोसफिकल होना पड़ेगा। दिस इज आनंदमय कोश इज द लास्ट स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब इंसान शून्य में चला जाता है या उसे मोह माया से जो ऊपर उठने वाली बातें होती हैं, वो जो संत महात्मा लोग होते हैं जो उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, जब वो समाधि वाली अवस्था में चले जाते हैं, अ स्टेज ऑफ ब्लिस, अ स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, अ स्टेज ऑफ परम आनंद। आपने अब सुना होगा, ये मुझे करना पड़ा क्योंकि ये चीजें ऐसी है ही नहीं कि केवल बताने से समझ में आ जाए। दिस इज अ परमानंद की जो अवस्था होती है, जब मतलब फिलोसफिकल तो हो रही हूँ मैं, लेकिन जब हम भगवान से निराकार से मिल जाता है ना, समाधि वाली जो अवस्था होती है, ये उसकी बात हो रही है। जब आपको सांसारिक मोहमाया कुछ नहीं लगते, आप अपने मन में ही इतने प्रसन्न होते हो कि आपको किसी चीज का कोई फर्क नहीं होता। ये दिस इज चैतसिक विकास, दिस इज आनंदमय कोश, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला सबसे ऊपर शारीरिक विकास, उसके अंदर वाली लेयर प्राणमय कोश, उसके अंदर वाली लेयर मनोमय कोश, उसके अंदर वाली लेयर विज्ञानमय कोश विच इज रिलेटेड टू बौद्धिक विकास, एंड लास्ट वन इज आनंदमय कोश। स्टूडेंट्स अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो NEP 2020 या NCR 2022 आपको उपनिवेशवाद समझते हो, वो जो अंग्रेजों का आपकी एजुकेशन पे प्रभाव था, जो कोलोनाइजेशन जिसे कहते थे, वहां से निकालकर वो पुरानी भारतीय प्राचीन सभ्यता में जिन चीजों को बढ़िया समझा जाता था, मोक्ष प्राप्ति वाज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं यहाँ से निकालकर प्योरली भारतीयता की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये केवल इतना ही नहीं है, और भी जो पॉइंट्स हैं, टीचर की टीचिंग का तरीका क्या हो, हर जगह वो जो पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इंट्रोड्यूस किया है। पुराना नहीं कहूँगी मैं से, बेसिकली वो बहुत रिच कल्चर था, रिच चीज़ें थी, उसमें से जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसको लेने की कोशिश की गई है। हमारा जो पुराना अब का सिस्टम है, ये जो पुराना सिस्टम चला आता रहा है, ये हमारे बच्चों को केवल रोजी रोटी कमाने लायक बना रहा है या स्वार्थी बना रहा है। केवल बच्चों का IQ तो बढ़ रहा है पर वो शांत नहीं है, वो कूल नहीं है, वो इमोशनली बैलेंस नहीं है, उन्हें सुकून नहीं है। तो वो भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, मेडिटेशन एंड इस तरह की चीज़ें, उसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा वो पढ़ा है ना। तो वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सो
मुझे नहीं पता इसमें एग्जाम में, मेरे ख्याल से तो ये 100% तरीके से वहाँ पे ऐसे मेंशन है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विकास का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, या विकास के इनमें से इनका जो सही ऑर्डर है वो क्या है, या इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट लेयर है, कौन सा सेकेंड लेयर है, कौन सा थर्ड लेयर है, कौन सा फोर्थ लेयर है, और कौन सा पांचवा कोश है, तो इसमें से तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बिल्कुल नई चीजें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए ओके, मैंने आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। बाकी यहाँ पूरा इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, फिर वो जो मानसिक विकास है वो कैसे होगा, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चों की एनर्जीज को स्टेबलाइज करना सिखाना, नेगेटिव इमोशंस को स्टेबलाइज करना सिखाना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होना है, और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो कैसे होना है। ओवरऑल एम इज, फिर से जो ओवरऑल एम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो वही होगी जो पहले थी। ओवरऑल एम क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास। तो ये मैंने पॉइंट नंबर लिया है 5, जिसमें मैंने विकास के प्रकार की बात की है। पॉइंट नंबर 6, अब मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आज लूंगी। होपफुली आपको ये अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो डिफरेंट चीज है, अभी फिलहाल डिफरेंट लग रही है, आगे जब सभी एग्जाम्स में यही आपको देखने को मिलेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर इस तरह का सच में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया, क्योंकि इसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा बेसिक लेवल पे। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 में से ले सकती हूँ। दे हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट द एजुकेशन सिस्टम। मैं इसे समझाती हूँ कि क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एकीकरण। ये बात तो एनसीएफ 2005 में भी थी, एकीकृत शिक्षा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली होता है लंबवत, है ना, लंबवत, एंड हॉरिजॉन्टली होता है क्षैतिज। समझाती हूं। इन्होंने कहा है जो शिक्षा है वो एकीकृत हो, एक दूसरे से रिलेट करती हो। अब रिलेट करने का मतलब वर्टिकली से क्या है, आपको पता है स्टूडेंट्स, 5+3+3+4 पैटर्न है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, है ना। अब पहले 5 साल हम कुछ और सिखा रहे हैं, 3 साल जो फर्दर सिखाएंगे वो इससे रिलेट करता हुआ आगे होना चाहिए ना। इन दोनों में अगर बहुत अंतर होगा तो बच्चा यहाँ पे लड़खड़ा जाएगा। इसी तरह से +3+3 में जो है इसके बाद जो पढ़ाया जाए वो बिल्कुल रिलेटेड हो, एंड सो ऑन ना। अभी भी 10th के बाद जब बच्चा एकदम 11th में जाता है तो उसको काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो जो ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन वर्टिकली, जो 4 स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है उसमें जो एजुकेशन, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो चीजें हैं वो एक दूसरे से को रिलेट करती हो, एक दूसरे से संबंधित हो। सो वर्टिकली मीन्स अक्रॉस वेरियस स्टेजेस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एकीकरण हो अलग अलग स्टेजेस के बीच में, अलग अलग स्टेजेस में, उसे हम करेंगे कि वर्टिकली इंटीग्रेशन हो। एंड हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अब एक ही जो स्टेज है 5 इयर्स की, है ना, या जो 1 साल ही बच्चा पढ़ा है, किसी भी 1 साल में पढ़ा है, उसमें जो वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ वेरियस सब्जेक्ट्स, ये पुराने वाला चीजें ही हैं कि बच्चे ने सेकंड क्लास में वो जो 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ बच्चा उनको इकट्ठा पढ़े। ऐसा ना लग रहा हो कि भाई एसएसटी पढ़ रहा है कि साइंस पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो ये चीज पहले भी थी कि बच्चों को विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए फिर पढ़ाया जाना था। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लिख लोगे अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स, अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स, जो अलग अलग विषय हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो, संबंधित हो। दिस इज पॉइंट नंबर 6। इन्होंने वर्टिकली इंटीग्रेशन की बात भी की है और हॉरिजॉन्टली। 7th is enables critical linkage between curriculum of schools and curriculum of teacher education. Yes, पॉइंट पहले समझा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये जो भी मैं नई नई चीजें बता रही हूँ या जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाना है कि पढ़ाएंगे तो टीचर्स ही, तो देयर शुड बी अ लिंकेज बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफ अभी आएगा, तो ये बहुत, और आपको पता है कि अगले आने वाले सालों में जो बीएड कोर्स है वो 4 साल का हो जाएगा, और बीएड में लोग सीधा ऐसे ही करेंगे कि पढ़ाना कैसे है ना, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। तो पॉइंट नंबर 7 इज देयर शुड बी अ लिंकेज बिटवीन स्कूल एजुकेशन
टीचर एजुकेशन, कि जैसे भी ये जो नए तरह की स्कूल एजुकेशन जो भी नई चीजें हैं ये जो दी जानी है, इनको टीचर एजुकेशन के साथ लिंक किया जाएगा, तभी इनका फायदा है, नहीं तो टीचर को पता ही नहीं है कैसे पढ़ाना है तो होगा कैसे। ओके, देन इज, और क्योंकि टीचर को पता होना चाहिए इसलिए ये हमारे सिलेबस का हिस्सा हो सकता है सब कुछ, है ना, हम भी तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम ही देने वाले हैं। अच्छा, 8 में स्टूडेंट्स में इसके ना मेन पॉइंट्स ले रही हूँ, या इससे पहले मेन पॉइंट से पहले मैं एक और चीज ले रही हूँ। टीचर्स के लिए 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस कहा गया है। मैंने क्या बोला? टीचर्स को कहा गया है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो देयर शुड बी 5 स्टेजेस, और इन 5 स्टेजेस को फिर से एक नाम दिया गया है, दिस इज पंचादी, PANCHADDI। टीचर्स का जो बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप वो जो प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है पंचादी, और पंचादी में देयर आर 5 स्टेप्स। ये स्टेप्स कौन कौन से लिखिए। नंबर 1 इज अदिति। अदिति का मतलब है स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते थे, प्रारंभिक अवस्था जिसे कहते थे, जहां हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते थे, दिस इज बीइंग रीनेम्ड एज अदिति। सेकंड वन इज बौद्ध। बौद्ध है स्टूडेंट्स, हम लेसन को इंट्रोड्यूस करने के बाद अगला स्टेप करते थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझाना होता था, तो सेकंड स्टेप इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो नाम दिया गया है दैट इज बौद्ध। नंबर थर्ड वन इज अभ्यास। अभ्यास ये वही है, इसको हम पुराने समय में प्रैक्टिस भी कहते थे, अभ्यास भी कहते थे, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ वन इज प्रयोग। यहाँ जो नाम दिया गया है अब ये प्रयोग कर दिया गया है, दिस वाज एक्सपेरिमेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन, इसको पहले कहते थे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अप्लाई करना, मुझे एज पर देम लिखवाना है, जो उन्होंने कहा है वो लिखवाना है। एंड फिफ्थ वन इज बीइंग टेकन एज प्रसार। प्रसार का मतलब होता है फैलाना, PRASAR, प्रसार। इसको पहले कहते थे एक्सपेंशन, जो भी हम पढ़ रहे हैं और जो भी हमने अप्लाई करके देखा उसको बाकी फर्दर डिफरेंट कॉन्सेप्ट में भी यूज करना, डिफरेंट जगह पर यूज करना वाज नोन एज एक्सपेंशन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 8 पॉइंट्स हो गए। ये जो मैंने ये पॉइंट दिया है ये टीचर के पढ़ाने से रिलेटेड है। देन 2 बातें और, बस आज के लिए इतना ही। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, 360 पेज का डॉक्यूमेंट है, 36 मिनट्स में मैं इसे कैसे कवर करूंगी, लेकिन एक जो स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको जरूर पता चल गई होंगी। स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा कि इन्होंने ना ये जो सारी चीजें हैं ये भी और कुछ और भी वो कहाँ से ली हैं, जो इंडियन एजुकेशनिस्ट रहे हैं बेसिकली उनकी विचारधारा को लिया गया है। इन्होंने नाम दिया है वहां पे मैम सावित्रीबाई एंड ज्योतिबा फुले। होपफुली आप इन्हें जानते हैं, नहीं जानते तो डिफरेंट सिलेबस में ये हैं, ये माने जाते हैं। सावित्रीबाई जो मैम है ये वुमेन एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती हैं, प्लस वो जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, और स्त्री शिक्षा को शुरुआत करने का जो श्रेय है वो सावित्रीबाई फुले को जाता है। ज्योतिबा फुले उनके हस्बैंड थे और इन दोनों ने मिलकर ये वाला बीड़ा उठाया था, है ना। इसके अलावा उन्होंने नाम दिया है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर का। आप अगर इनको जानते हैं, मतलब मैंने तो इनकी पूरी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पर आप अगर इनको जानते हैं तो ये नेचुरलिस्टिक थे, प्रकृतिवादी थे, 4 दीवारों में पढ़ना इन्हें पसंद नहीं था। ये कहते थे बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो अपने आप सीखेगा। इन्होंने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जहाँ पेड़ के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ा करते हैं। तो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, बच्चों को अपने आप से सीखने दो, ये इसके समर्थक रहे हैं, तो इनकी बात की है। एंड देन इन्होंने बात की है महात्मा गांधी जी की। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं किसके लिए, 3H के लिए जाने जाते हैं, हैंड, हेड और हार्ट, है ना। हम लोग पढ़ते हुए हेड और हार्ट, सिर, दिमाग और दिल,
मन होता है तभी पढ़ते हैं और दिमाग तो यूज करते हैं। इन्होंने इसके साथ हैंड्स की भी बात की थी कि शिक्षा को काम के साथ जोड़ा जाए। भारत एक गरीब देश है और हमारे बच्चों को एक स्किल भी सिखाई जाए, एक कौशल सिखाया जाए, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो अपने लिए रोजगार भी प्राप्त कर सके, कोई काम भी सीख सके। तो आपको पता है कि जो नई एजुकेशन सिस्टम आ रहा है इसमें स्किल्ड, हर बच्चे को स्किल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो महात्मा गांधी जी का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, ये उसको कहीं ना कहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं। देन हाउ कैन आई फॉरगेट स्वामी विवेकानंद जी। मुझे नहीं पता कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, लेकिन जो पियाजे ने कहा है, जिनको हम इतना पढ़ते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वही चीजें विवेकानंद जी ने कही हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कही हैं कि आप बच्चे टीचर की जगह एक माली की तरह है। जैसे माली का काम होता है बस बीज को बो देना, उसकी रक्षा करना, और बीज में संपूर्ण क्षमता होती है वृक्ष बनने की। उसे हमारे चाहने से किसी भी पेड़ पर आम या सेब नहीं होते, वो बच्चा अपनी क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। हमारा काम है केवल उसको ठीक से एनवायरनमेंट देना, ताकि बच्चा अपना संपूर्ण विकास कर सके। तो जैसे प्याजे ने रचनावाद की बात कही है, बच्चों को सिखाने से मना किया है, ये कहा है कि बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा, बिल्कुल वैसे ही बातें विवेकानंद जी ने भी कही हैं। तो इनकी फिलॉसफी को लिया गया है। तभी मैं कह रही हूँ कि प्याजे जी अगर नहीं भी हो तो भी हमारा काम इन फिलोसफर से चल रहा है। देखिए क्या आता है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट वन इज एक और है मिस्टर अरबिंदो एंड जिदू कृष्णमूर्ति। तो मिस्टर अरबिंदो, इन दोनों ने ही एंड जिदू कृष्णमूर्ति, इन दोनों में ही ने ही जो बात की है, अगर अरबिंदो ने जो बात की है वो बच्चे के अंदर, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसमें क्षमता छिपी होती है कुछ करने की, और ये इसकी बात की है। और श्री कृष्णमूर्ति ने बच्चों के अंदर एजुकेशन को माना है, फ्रीडम से जोड़ा है कि बच्चों को वो करने दो जो उसका करने का मन है, या उसे वो खोजने में सहायता करो जो करने के लिए वो पैदा हुआ है। उसके अंदर वो जो अंदर एक चीज छिपी है, उसको हेल्प करो बाहर निकालने में, और उसे वो करने दो जो उसे करना अच्छा लगता है, या जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है। तो ये सारे जो इंडियन फिलोसफर्स हैं, इन सब की फिलोसफीज को आपके एनसीएफ में डाला हुआ है। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ही वो सब चीज़ें ली गई हैं। मैंने कुछ बताई होंगी, कुछ नहीं बताई होंगी। तो ये जो फिलोसफर्स हैं ये बेसिक हैं इन चीज़ों का। किसी भी वेस्टर्न फिलोसफर का या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का नाम उसमें नहीं है। ओके, लास्ट पॉइंट दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट्स। अगर मैं आप मुझसे पूछना चाहो कि हम इसको कैसे सम अप करें या हम क्या कहें, दो बातें हम करेंगे। एक तो हम मेन पॉइंट्स करेंगे, और दूसरा हम करेंगे कि ये जो है पुराने वाले से कहाँ अलग था, इसे बात करेंगे। तो 10th में ले रही हूँ मैं मेन पॉइंट्स। एम्स फोकसेस ऑन, मैंने कहा केंद्रित है किस पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास। समग्र विकास, इसकी बात पहले भी की गई थी, पर अब ये जो समग्र विकास है इसमें प्राणिक विकास और ये सब विकास भी शामिल हो गया है, तो ये सच में समग्र लग रहा है। देन इज फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे को हर चीज में लचीलापन हो, उसे सब्जेक्ट की चॉइसेस हो एंड ऑल, इसकी बात पहले भी की गई थी, तो ये भी नया पॉइंट नहीं है। देन एम्फेसिस ऑन स्किलिंग, एम्फेसिस ऑन बल देता है, एम्फेसिस का मतलब है बल देता है, एम्फेसिस ऑन स्किलिंग, स्किलिंग मतलब हर बच्चे को कोई कौशल सिखाने पर बल देता है। ये बात पहले इस तरह से नहीं की गई थी जिस तरह से अब की गई है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स बच्चे को कोई ना कोई वोकेशन सिखाना है, इन चीज़ों की बात की गई है। लर्निंग इज टू बी हैपन इन, 5वीं क्लास तक लर्निंग इन मदर टंग। भाई 5th क्लास तक जो बच्चों का माध्यम होगा वो मातृभाषा होगा। बच्चे अपनी जो प्राइमरी की शिक्षा है वो मातृभाषा में अवेल करेंगे, फाउंडेशन कोर्स मातृभाषा में होगा। ये अच्छा पॉइंट है, इसकी ज़रूरत थी। बच्चों को एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो बोझ नहीं लगती जब उन्हीं के भाषा में उनसे बात की जाती है, जो बातें उन्हें पता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूरे में नजर आया होगा, दैट इज कल्चरल रूटेडनेस। इसमें आप पूरा जो देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि क्या अलग है एनसीएफ 2005 से, स्किलिंग अलग है स्टूडेंट्स, लर्निंग इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है, और ये जो पॉइंट मैं जो यहाँ लिख रही हूँ, कल्चरल रूटेडनेस,
भारतीयों को भारत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें हमारी पुरानी विरासत, पुरानी संस्कृति, पुरानी धरोहर, पुरानी चीज़ों, उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश आगे बढ़ता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, और अगर वो जड़ें छूट जाती हैं तो कहीं न कहीं उसका वो सब उड़ता पक्षी हो जाता है। इस तरह से कुछ फ़ील है। तो कल्चरल रूटीनेस, सारी चीज़ों में जो बात हो रही है वो है भई वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव बस अब और नहीं। हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो लाना है। 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। केवल किताबों पे ही जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो अपना है। सही मायने में उस पे बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है बहुत ही अलग तरह के एजुकेशन सिस्टम का। तो उसको कहीं न कहीं भारत की सभ्यता से जोड़ना है, और जो अच्छी बातें हैं वो उनकी भी लेनी है, लेकिन कल्चर को नहीं जाने देना है। सो दैट इज़ कल्चरल रूटीनेस। दिस इज़ अ बिगेस्ट पॉइंट इन होल ऑफ द एनसीएफ 2022। लास्ट वन इज, ये रिलेटेड है इससे, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली पूरे में जो करने की कोशिश की गई है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स, जब भारतीय शिक्षा पर अलग अलग संस्कृतियों का प्रभाव था, अलग अलग देशों का प्रभाव था, तो उसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मतलब है कि उनके प्रभाव से मुक्त करने की कोशिश की गई है देश को, भारतीयों को। सो आई बिलीव ये जो लेक्चर है, ये जो डिस्कशन है, ये आपको हेल्पफुल होगा। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, तो लेट अस वेट फॉर दैट। और स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने अभी थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। 360 पेजेस में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे हैं ना। यूट्यूब पे भी ये जाएगा, प्लस जो चैनल के साथ विंग्स क्लासेस ऐप के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें फर्दर और चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आप नीचे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप ऐप्स को डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ पे कुछ और फ्री वीडियोस भी जाएंगी। रेस्ट एनी ऑफ द क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चैनल के माध्यम से, है ना। यूट्यूब पे भी आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं एंड अदरवाइज भी भेज सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।